वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। देयर विल बी ओनली 10 क्वेश्चंस एंड हाउ मेनी डू यू नो। आप कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, सॉल्व कर लिए हैं, उसे आप कमेंट सेट में ईमानदारी से आंसर करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी कैन बी यूज्ड। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी यूज किया जाता है। ऑप्शंस आर टू प्रूव कॉन्वेक्सिटी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, टू ब्रेक प्राइस इफेक्ट, टू प्रूव बेसिक प्रोपोजिशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, जो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है उसे 1938 में पॉल ए सैमुअल्सन लेकर आए थे, जो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पर बेस्ड थी। वो थ्योरी आई और वो क्या कर रही थी, विदाउट यूजिंग आईसी कर्व, वो आईसी कर्व को बिना यूज किए ही लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव कर रही थी। प्राइस इफेक्ट को भी ये तोड़ रही थी, किसमें, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। और जो चूंकि आईसी कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ना, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन को भी, वो कॉन्वेक्सिटी को भी प्रूव कर रही थी। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इंडिफरेंस कर्व इज। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अगर गुड्स जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो उनके लिए आईसी कर्व कैसा होगा। इससे पहले शायद ये तीसरी बार मैं इसको बताने जा रहा हूं। देखो, जो परफेक्ट चूंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट की बात की जा रही है, यहाँ परफेक्ट लिखा हुआ है, कहीं कहीं यहाँ गुड लिखा होता है ना, गुड सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होता है, जो आईसी कर्व होता है वो लीनियर कर्व होता है, लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और इसके लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट्री के लिए भी जान लीजिए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री में वो जो कर्व होता है आईसी कर्व वो एल शेप का होता है, या कई आईसी कर्व बनाओ तो ऐसे इसके पॉइंट को मिलाओ तो इससे अपवर्ड राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्टवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और इसके लिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू होता है वो होता है 0। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 0। ठीक है, राइट एंगल्ड होते हैं। ठीक है, राइट एंगल और अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक, तो अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है तो लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो क्या होगा, एल शेप होगा, या उसे राइट एंगल कहेंगे, और ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। A rigid line is a locus of such points where marginal productivity of factor input, marginal productivity of factor input जहाँ rigid line होता है। देखो rigid line क्या होता है, ये हो गया आपका आइसो कॉस्ट कर्व। क्या हो गया, आइसो कॉस्ट कर्व। आइसो कॉस्ट कर्व एक ऐसे कर्व होते हैं, आइसो क्या, देखो आइसो और कॉस्ट, या आइसो क्वेंट, सॉरी आइसो क्वेंट कर्व। आइसो क्वेंट कर्व जो है, आइसो मतलब होता है सेम, और क्वेंट मतलब क्वांटिटी का ही रूप, यानी हर एक पॉइंट पर क्या होगा, समान क्वांटिटी होगी। तो जो रिजिड लाइन होता है वो ऐसे पॉइंट्स को मिलाकर बनता है, ऐसे पॉइंट्स को मिलाकर बनता है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 हो जाती है। यानी यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, 0 है। इन पॉइंट्स पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है। यानी अगर प्रोडक्शन करना है तो इसी के अंतर्गत, यानी रिजिड लाइन के अंतर्गत अगर प्रोडक्शन करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल होगा। अगर इसके बाहर चले जाएंगे तो चूंकि हर पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है, तो इसके बाहर जाएंगे तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। अगर आइसोक्वेंट की फैमिली की बात करें, अगर कई सारे आइसोक्वेंट को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, आइसोक्वेंट मैप कहेंगे। आइसोक्वेंट कर्व को कई सारे आइसोक्वेंट, जैसे ये कई सारे आइसोक्वेंट हैं, इसको कहते हैं आइसोक्वेंट मैप। ओके, और ये जो लाइन मैंने बनाई ये वाली, इसे कहते हैं रिजिड लाइन। ठीक है, ये रिजिड लाइन कहते हैं, और ये आइसोक्वेंट के उन पॉइंट्स को मिलाकर बनाया जाता है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 हो, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर इनपुट क्या हो, 0 हो। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द assumption ऑफ पेरेटो ऑप्टिमेलिटी। पेरेटो ऑप्टिमेलिटी का कौन सा assumption नहीं है, देखो तो इसमें मैं ऑप्शन पहले बता देता हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज बिल्कुल है, कार्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। अब आप समझो, यहाँ सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन देखते इसका आंसर समझ गए होंगे। जो पेरेटो हैं वो एलन हिक्स के साथ मिलकर कौन सा दिया था, ऑर्डिनल अप्रोच दिया था। जब ऑर्डिनल अप्रोच वो देंगे तो जो वेलफेड पेरेटो हैं उनकी ऑप्टिमेलिटी
कतई कार्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी पर डिपेंड तो होगी ही नहीं, इसलिए जो यहाँ ऑप्शन से हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछे ना, नॉट द एजम्पशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमलिटी। तो यहाँ कार्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मार्शल वगैरह ने दिया था, और यूटिलिटी ऑफ ऑर्डिनल यानी ऑर्डिनल अप्रोच दिया था पेरेटो ने, मिल और हिक्स एलन ने, इन लोगों ने इसका अच्छे से विकास किया था। तो जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्या कहती है कि हम जो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। पहले मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही थी, लेकिन पेरेटो ऑप्टिमलिटी के बाद कहा जाता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम रिसोर्सेज का करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटबीट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द कंसर्न गुड इज, यानी अगर नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है ज़्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो वो गुड्स कौन सी गुड्स होगी? तो वो गुड्स गिफन गुड्स होगी। कौन सी होगी? वो गिफन गुड्स होगी। देखो नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के लिए जो इनकम इफेक्ट होता है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी क्या? नॉर्मल गुड्स यानी जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घटेगी। और जो प्राइस इफेक्ट होता है नॉर्मल गुड्स के लिए वो होता है निगेटिव, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की तो उसकी डिमांड घट जाएगी, और अगर प्राइस घट जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, यह नॉर्मल गुड्स हो गई। दूसरा आता है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड्स के बाद में अगर बारे में बात करें तो इनकम इफेक्ट और जो प्राइस इफेक्ट ये दोनों क्या होते हैं, ये निगेटिव होते हैं। यानी इंफीरियर गुड्स ऐसे कि इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स की वैल्यू यानी डिमांड घट जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो भी इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट जाएगी। ठीक है, और गिफन गुड्स की अगर बात करें तो गिफन गुड्स में इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी अगर प्राइस बढ़ेगी, ये ध्यान रखना, गिफन गुड्स के अंतर्गत अगर प्राइस जो है बढ़ेगी तो गिफन गुड्स ऐसी गुड्स होंगी जिनकी डिमांड बढ़ जाएगी। गिफन गुड्स कहते ही उनकी है जिनकी प्राइस भी बढ़े और डिमांड भी बढ़े। ये फिलहाल उस समय वर्ल्ड वार के समय में ज़्यादा प्रचलित थी। ऐसा माना जाता था कि जिनकी प्राइस बढ़ रही है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, वो ज़्यादा क्वालिटेटिव हैं, इसीलिए ऐसे गुड्स का आविर्भाव हमारे आपके बीच में हुआ। एक चीज़ और है, ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। जितनी गिफन गुड्स हैं वो कौन सी गुड्स हैं, वो इंफीरियर गुड्स हैं। बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। ठीक है, सभी इंफीरियर गुड्स जो हैं वो, सभी गिफन गुड्स जो हैं वो इंफीरियर गुड्स हैं, लेकिन सभी इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होती हैं। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गिफन गुड्स, जहां पर नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, attempts to force inflation below non-accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU) will cause inflation to accelerate without any change in employment or output, inflation to decelerate with rising employment and output, inflation to decelerate with employment and output remaining the same, inflation to remain unchanged with fall in employment and output। देखो जो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था यानी नायरू 1975 के बाद इसको सबसे पहले मिल्टन फ्रीडमैन ने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था। उसके बाद में दो लोगों ने इसको और सही से विकसित किया, एक थे फ्रैंको मोदिग्लियानी और एक थे ल्यूकास पेपाडेमोस। ल्यूकास PAPA डेमोस DEMOS पेपाडेमोस, फ्रैंको मोदिग्लियानी और पेपाडेमोस ने और अच्छे से इसको विकसित किया। ठीक है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है फ्लिप्स कर्व जो मैं डिस्कशन कर चुका हूं, दूसरा आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी स्टैग्नेशन ऐसी कंडीशन जब ग्रोथ रुक गई हो और प्लस इन्फ्लेशन भी हो। और उसके बाद आता है नायरू। देखो फिलिप्स कर्व क्या कहता है कि जो इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, यानी इनवर्स रिलेशन, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगा। यानी अगर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है हमको तो इन्फ्लेशन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह आए और उन्होंने देखा, चूंकि मिल्टन फ्रीडमैन ने ही अपोज किया था कि जो ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है इसको हम नहीं मानते, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने देखा कि ऐसा समय है जहां पर जो फिलिप्स कर्व है वो कॉन्केव हो गया है, यानी एक ही साथ एक ही समय पे इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है। उसके बाद नायरू का कॉन्सेप्ट आता है
नायरू के कॉन्सेप्ट में ये कहा गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट को क्या किया गया, एक ऐसी कंडीशन है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मान लिया गया कि अगर एक, देखो यहाँ पे बताता हूँ, अगर एक लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट है और अगर इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा बढ़ोतरी या घटोतरी करते हैं हम, तो इन्फ्लेशन में ज़्यादा चेंजेस आते हैं। यानी अगर एक लेवल के बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट में कमी कर देते हैं तो इन्फ्लेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो जाती है, और अगर इसमें कहीं ज़्यादा कर देते हैं तो भी उसमें बहुत कमी या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी के लिए एक लेवल का जो इन्फ्लेशन रेट है वो चाहिए ही चाहिए, ताकि जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है वो बनी रहे, प्रॉफिट का, यानी जो मार्केट में जो ग्रीन शूट्स कहते हैं या उसको एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो है वो मार्केट में बनी रहे, तो एक नियत रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए ही चाहिए। तो नायरू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, attempts to force inflation below non-accelerating inflation rate of unemployment will cause inflation to accelerate without any change in employment or output। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी नायरू इज द स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट विच द रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्टेबलाइज, यानी जहां एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहां पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो स्टेबलाइज रहता है, इसके ऊपर नीचे कुछ करोगे तो इन्फ्लेशन में उलटफेर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 द कर्व इज कॉल्ड। देखो किरोटोसिस का एक क्वेश्चन है, इसे कहते हैं मेसोक्यूरेटिक, जिसे जो होता है बेल शेप्ड। ठीक है, मेसोक्यूरेटिक के लिए जो बीटा की वैल्यू होती है बीटा 2 की, वो होती है 3। इसे कहते हैं लेप्टोक्यूरेटिक, जो जिसका पीक हाई होता है उसे क्या कहते हैं, लेप्टोक्यूरेटिक। और लेप्टोक्यूरेटिक के लिए बीटा 2 का मान कितना होता है, वो 3 से ज़्यादा होता है। यानी यहाँ देखो बीटा 2 का वैल्यू क्या है, 3 से ज़्यादा है, यानी ये क्या होगा, लेप्टोक्यूरेटिक होगा। और एक होता है प्लेटिक्यूरेटिक, बिल्कुल नीचे की ओर फैला हुआ होता है, उसके लिए बीटा 2 का मान जो है वो 3 से कम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर 3 से ज़्यादा है तो लेप्टोक्यूरेटिक, अगर 3 से कम है तो प्लेटिक्यूरेटिक, अगर 3 है तो मेसोक्यूरेटिक। मेसोक्यूरेटिक को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बेल शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, consider some of the factors that do not affect output and employment in the classical model of employment। classical model of employment में क्या है जो अफेक्ट नहीं करता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। ऑप्शंस आर क्वांटिटी ऑफ मनी की तो बात ही नहीं की थी इन लोगों ने ज़्यादा। लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तो कह रहे थे लेजर फेयर पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट को तो ये घुसने तक नहीं दी उसमें। अपवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन, हाँ ये सही है, अपवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन। एंड लेवल ऑफ डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, बिल्कुल नहीं, इसकी भी बात इन्होंने नहीं की थी। यानी कंसीडर द डू नॉट इफेक्ट, यानी ये 3 फैक्टर जो है, क्वांटिटी ऑफ मनी, लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और लेवल ऑफ डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, इन सब का कोई जो है क्लासिकल मॉडल में रोल नहीं रहा, लेकिन अपवर्ड शिफ्ट प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर बढ़ता है नीचे बढ़ता है, इसमें रहा है। ठीक है, तो ऑफ द अबव सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। तो इसका कौन सा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ए ऑप्शन ए में मिल रहा है 1, 2 एंड 4 जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, consider some of the features relating to simple life cycle model of consumption। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस या लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ कंजम्पशन को एंडो एंड फ्रैंको मोदी के लिए यानी दिया था 1950 में। ठीक है, ये जो डेट मैं बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेट से रिलेटेड अरेंज करने में। कंजम्पशन स्पेंडिंग इज फाइनेंस्ड बाय लाइफ टाइम इनकम, बिल्कुल सही, लाइफ टाइम इनकम के द्वारा कंजम्पशन को फाइनेंस किया जाता था। क्यों? करंट कंजप्शन स्पेंडिंग डिपेंड्स ऑन लाइफ टाइम इनकम एंड करंट वेल्थ, बिल्कुल सही। ठीक भाई, सिंपल लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस या सिंपल लाइफ साइकिल में क्या है, कंजप्शन स्पेंडिंग फाइनेंस बाय लाइफ टाइम इनकम, वो लाइफ टाइम इनकम पहले से पता रहती है या उसको जो है एज्यूम कर लिया जाता है। करंट कंजप्शन स्पेंडिंग डिपेंड्स ऑन लाइफ टाइम इनकम एंड वेल्थ, बिल्कुल सही। कंजम्पशन ईच ईयर डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो बात, ईच ईयर की तो कोई बात नहीं की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो चलो ठीक है, एक बार अज्यूम किया जाता है कि हाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 68 साल जिएंगे, 67 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, लेकिन ईच ईयर की बात नहीं की तो ये गलत हो जाएगा। करंट कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन हिज करंट इनकम,
करंट कंजम्पशन उसके करंट इनकम पे नहीं डिपेंड करती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का नाम ही बदल जाएगा। वो करंट जो कंजम्पशन होगा उसकी लाइफ टाइम इनकम पर डिपेंड करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी 1 और 2 सही होगा इसमें। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो। 10 बाद में आया। कंसीडर सम ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन फंक्शन। देखो मैं अभी बात ही कर रहा था कि आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, और आया भी। अरेंज अबव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अफेरेंस, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यू। तो सबसे पहले कौन सी हाइपोथेसिस आई थी, सबसे पहले कीन्स महोदय आए थे 1936 में, और इन्होंने कंजप्शन का हाइपोथेसिस दिया था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद कौन सी हाइपोथेसिस आई थी, उसके बाद आई थी आपकी डसेनबरी ने दी थी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। 1949 में डसेनबरी ने दिया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। उसके बाद कौन सी हाइपोथेसिस आई थी, उसके बाद आई थी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, एंडो एंड मोदिग्लियानी, फ्रैंको मोदिग्लियानी दी थी 1950 में इसे दिया था। और उसके लास्ट, सबसे लास्ट में आई थी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, फिशर महोदय ने इसको दिया था। ठीक है, सॉरी फ्रीडमैन महोदय ने इसको दिया था, और ये आई थी 1957। ठीक है, 1957 में आई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, नहीं 3 कहाँ, सबसे पहले 4 देन 2, 4 के बाद 2, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे 2 मिल रहा है ना, उसके बाद तो आप समझ ही जाओ, आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें तो होगा नहीं और बाकी 4 किसी में आया नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।